जब इसकी हम लोग बात कर रहे थे तो ये वाला जो है, ये वाला क्या है आपको बताया था अभी, क्या है जो यही वाला है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर, जो कि इस अरावली की हाईएस्ट पीक है। और गुरु शिखर में ही बताया था क्या है, यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर का नाम बताया था दिलवाड़ा। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आपने देखा होगा जैन धर्म में, जैसे आपने देखा होगा बौद्ध में हीनयान महायान, इस्लाम में शिया और सुन्नी, सिखों में एक पगड़ी वाले एक बिना पगड़ी वाले यानी हरभजन सिंह और युवराज सिंह। इसी तरीके से जैन में क्या होते हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, इनमें भी दो ब्रांचें हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा आप ये सारे जितनी भी वैरायटी जैसे मतलब कैटेगरी टाइप को तो ध्यान रखना, हालांकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है तो इसमें ध्यान रखना, इनमें श्वेतांबर और दिगंबर, जैसे बौद्ध में जैन हीनयान और महायान, इसी तरीके से। ठीक है। चलिए अब इसमें आगे अगर आप इसे देखोगे तो ये लगातार क्या है, कहीं है तो कहीं नहीं, यानी टुकड़ों में ब्रेक के रूप में फैली हुई है। और कहां तक है आपका ये? दिल्ली तक। ठीक। अब अगर इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ऐसा लगता है ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। अब इसी माउंटेन को दिल्ली में कहा जाता है, अरावली को ही रायसीना हिल्स। नोट करके लिख लो चाहे, सबसे काम की बात। इसी अगर पूछ ले रायसीना हिल्स क्या है, तो रायसीना हिल्स क्या है? ये अरावली का दिल्ली में जो इसका विस्तार है तो उसी को ये क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स। अब सुनो रायसीना हिल्स इसी का नाम है। अब आप देखते होंगे जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है या कभी कोई राष्ट्रपति भवन की संबंधित कोई बात हो मीडिया में, या राष्ट्रपति के चुनाव को लेके मान लो, जब कभी चुनाव की चर्चा होती है तो उसमें एक बराबर खबर आती कि देखो रायसीना हिल्स पर किसका कब्जा हो। तो वो बात ये, जी जा रहे हैं क्या? वहां पर साइन करके जाइएगा रायसीना, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। तो उसमें ये बता दीजिए, उसमें ये पूछा जाता है कि किस देश के राष्ट्रपति भवन का जो है आवास रायसीना हिल्स पर है। तो यानी दिल्ली में जो इसके अवशेष हैं, उन्हीं अवशेषों को क्या कहा जाता है? रायसीना हिल्स। और उसी पर बना हुआ इंडिया के प्रेसिडेंट का आवास। तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कि वो पहाड़ी दिखाई देती हो, मतलब वहां के जो अवशेष बचे हुए उनको कहा जाता है। तो अमूमन सुनते होंगे ना, रायसीना हिल्स पर देखो किसका कब्जा हो, या वो फलानी पार्टी पहुंची रायसीना हिल्स, मतलब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने के लिए। इस तरीके के मीडिया में कुछ न कुछ खबर सुनते होंगे। तो रायसीना हिल्स का मतलब दिल्ली में अरावली के अवशेषों को कहा जाता है। याद रहेगा? अच्छा, अब यहीं पर देखो, इसी में राजस्थान वाले हिस्से में जैसे हर एक पहाड़ियों में कुछ न कुछ, जैसे हिमालय में पढ़ोगे तो हिमालय में क्या मिलेगा आपको? चोटियां, घाटियां, तो कहीं के सब में होंगी। तो अगर आप इसको, इस एरिया को देखोगे तो इस एरिया, ये पूरा का पूरा क्या है? डेजर्ट वाला एरिया है। और डेजर्ट की मिट्टी का कलर कैसा होता है? येलो। और हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला। और यहां पर एक है घाटी, तो इसीलिए उस घाटी का क्या नाम पड़ गया? हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी मतलब 1576 अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। याद रहेगा? तो यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वो राजस्थान में हुआ था, 1576 अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। तो ये अरावली के इर्द गिर्द कहीं रहा होगा, इसीलिए वो घाटी, और ये पहाड़ों में ही तो घाटियां होती। ये वो पहाड़ हिमालय जैसा तो नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ, अभी पहाड़ है तो कुछ तो लक्षण दिखेंगे पहाड़ के। तो यहां ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो भी राजस्थान में हुआ था। और उसका नाम, आप इस पूरे मिट्टी, रेतीली मिट्टी, आप राजस्थान का मैप निकाल के देखो, देखो येलो कलर का ही लगा होगा फिजिकल मैप में, ये लगा है। और ये डेजर्ट वाला एरिया ज्यादातर इसी कलर से दिखाया जाता है। आप दुनिया के कोई डेजर्ट को देख लो फिजिकल मैप में, येलो कलर लिखा मिलेगा। चाहे सहारा को देख लो, अट्टाकामा को देख लो, आपका जितने भी डेजर्ट दुनिया में देख लोगे सब येलो कलर से दिखेंगे।
ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये पता ही होगा। आई, अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो चलो हम लोग थोड़ा सा इतिहास की 1 मिनट बात कर लें, हो सकता है आपका थोड़ा सा मतलब दिमाग में करंट दौड़े। हल्दी घाटी के युद्ध में दो राजाओं के नाम तो आपने सुन लिए, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, और इनके दो प्रमुख सेनापति भी थे। हर एक कोई, जब कोई लड़ाई होती है किसी सेना का कोई एक हेड होता है ना, तो अकबर की सेना का हेड कौन था, मान सिंह। अब मान सिंह कौन थे, राजपूत। और लड़ किससे रहे हो, राजपूत से। बात विश्वास की है, कितना उस जमाने में लोगों को विश्वास होता होगा एक दूसरे पर। आज 1 सेकंड में कर सकते, पता लगा सावधान ये दुर्घटना घटी ने, सब्जी पूरी बटी, खत्म करा दें, इन्हीं वो कितना विश्वास रहा होगा। अच्छा, महाराणा प्रताप की सेना में कोई बहुत फेमस इंसान था, हकीम खां या हाकिम खां कुछ नाम थे, वो वहां के जो आर्टिलरी डिपार्टमेंट था, जिसे तोपखाना कहते हैं एक तरीके से, उसके समझ लो हेड थे। अब तोपखाना डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता होगा उस जमाने में, ये आप उनके मान के चलो, एक उच्च सेना अधिकारी। लड़ किससे रहे, मुगलों से। कहने का मतलब हम ये है कि पहले के लोगों में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बहुत रहा होगा। और ये दोनों, अगर मान लो किसी भी एक का सेनापति मामूली सी अगर कहीं मीर जाफर वाली हरकत कर जाए तो साम्राज्य खत्म हो जाते, है ना भाई। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों से मिलकर मीर जाफर ने गद्दारी तो करी थी, तो कहने का मतलब उनका नाम आज गद्दारी पर याद रखा जाता है और इनके लोगों के नाम उसमें लिए जाते। भाई सीधी सी बात है, आप सेना का, और फिर लड़ किससे रहे हो, ये भी तो देखो। और आजकल हम लोग पता लगा क्रिकेट खेलने जाते, एक पान कमला पसंद मिल जाए, कमला पसंद में बिक जाते, एक कमला पसंद में बिक जाते हैं मैच में। तो इसीलिए कहते हैं खरीदार चाहिए होता, बिकने को लगभग तैयार है। क्रिकेट में देखो ना, एक कमला पसंद है तो गेंद छोड़ देगा विकेट कीपर। कहने का मतलब हमारा कुल मिला के हंसने के लिए नहीं, बताना मकसद ये था कि पहले के लोगों पर कितना लोगों का अटूट, लोगों का खुद विश्वास और दूसरे का विश्वास देख लो, कितना तगड़ा विश्वास है ना। वरना मेन काम सेनापति का होता है ना। यही काम सिराजुद्दौला के साथ भी तो किया था प्लासी की लड़ाई में। कहा तुम चल, तुम घर बैठो, हम संभाल लेंगे, सब कोई दिक्कत की बात नहीं, और खत्म काम हो गया, है ना। तो इसलिए सेना प्रमुख बहुत अहम भूमिका होती है। खैर वापस आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। वो सिर्फ ये बताना था कि देखो, यकीन की बात होती, सारा काम यकीन पर चलता है। जन्नत और जहन्नुम, ये जिसे हम लोग बोलते हैं नरक और स्वर्ग, देखी किसी ने, यकीन है ऊपर वाले को भी यकीन पर ही चल रहा है, कोई देखा नहीं है ना। वापस आते तो यकीन मेंटेन भी होना चाहिए, लेकिन सब पे नहीं, हाँ सब पे करना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात हो गई यहाँ पर अरावली वाला, यानी हल्दी घाटी वाला। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखो कि दिल्ली में जिसे इसे ही बोलते हैं रायसीना हिल्स, और ये वाला बता ही दिया पूरा। अब जरा इसे एक चीज और करके देखो, एक एंगल से और। अगर आप इस पूरे मैप में देखोगे, अगर आपसे कोई ये कहे कि ऐसे 2 शहर बताओ जिनके बीच में अरावली एक तरीके से ब्रिज का काम करता हो, और दोनों शहर छोटे मोटे शहर नहीं, मेगा सिटी हो। मेगा सिटी समझते हैं, जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर हो, छोटे मोटे नहीं। तो मिलियन सिटी ही मान लो, चलो 50 लाख भूल जाओ, मिलियन सिटी कह लो, मान लो, तब भी बता दो। यानी बहुत बड़े शहर दो जिनके बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा है, यानी एक किनारे पर एक और दूसरे किनारे पर दूसरा। अरे यार, एक किनारे पर तो ये दिल्ली है और दूसरे किनारे पर अहमदाबाद, यानी एक तरीके से अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में यो ब्रिज का काम कर रहा है। और दोनों के दोनों शहर अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि तो अरावली के दक्षिणी किनारे पर अहमदाबाद, उत्तरी किनारे पर दिल्ली, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, इस अरावली के इस वाले हिस्से को गौर से देखना, जहां पर ये हम प्लस के निशान बना रहे हैं, ये और ये वाला, यानी ये वाला हिस्सा जो हमने इसे प्लस के निशान बना दिए, और एक तरफ तो विंध्याचल और दूसरी तरफ ये इससे घिरा हुआ है। देख लिया, अरे बना लिया ना।
बन गया ना। अच्छा, अगर आप अपने अपने मैप में देखोगे तो यहां पर एक बहुत ही नामी ग्रामी एक प्लेट्यू है, और उसका नाम हमें बताओ। देखो, यानी अरावली माउंटेन और विंध्याचल के बीच में, इसे तुम समझ लो सरौता। सरौता समझते हो, डली काटने के काम आता है। यानी एक तरीके समझ लो, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला ये, बीच में कुछ लगा के दबाते ना काटने वाले काम, तो ये समझ लो वैसे बना हुआ। यहां पर दिखाई देगा मालवा प्लेट्यू। देखो गौर से, अब मिला मालवा प्लेट्यू, मिला कि नहीं मिला? यानी कि आप यहां पर देखोगे, एक तरफ ये, ठीक, और एक तरफ ये, तो बीच में ऐसे तो रखा है जो मालवा प्लेट्यू। मिल गया? नहीं मिला? यानी अगर आप देखो यहां पर विंध्याचल मिलेगी ऐसे, और ये है, तो ये बीच में ही तो मालवा। अलग है। कौन कौन सा? ये मेवाड़ क्या है? तो इसी में इसका ये छोटा छोटा रीजनल हिस्सा, यानी जिसकी बात करो, यहाँ कहीं लिखा होगा मालवा, ये मालवा। मालवा प्लेट्यू भारत के बहुत ही संपन्न प्लेट्यू में से एक माना जाता है। अब इसका नाम समझ लो, अब जिसका नाम है मालवा हो, तो नाम किसी ऐसे तो नहीं रखा गया होगा, कोई तो खूबी रही होगी। ये मालवा प्लेट्यू पूरी तरीके से काली मिट्टी से ढका हुआ है, और काली मिट्टी से ढका होने की वजह से यहाँ कपास भरमार होता है। कपास की भरमार होने की वजह से यहाँ पर टेक्सटाइल की भरमार होगी, और टेक्सटाइल की भरमार होने की वजह से देख लो, इसी मालवा प्लेट्यू पर आपको ग्वालियर है, इंदौर है, ये शहर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि मालवा प्लेट्यू पर बसा सबसे बड़ा शहर, तो ग्वालियर इंदौर है। ठीक है, बहुत फेमस शहर है इंदौर का, मिनी मुंबई कहा जाता है इसे मध्य प्रदेश का। तो एक तरीके से जो मालवा है बहुत ही संपन्न प्लेट्यू है, एग्रीकल्चर के हिसाब से, चाहे वो इंडस्ट्री के हिसाब से, इसीलिए इसका नाम है। और आज से नहीं, मुगलों के जमाने से, कभी जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो लिखा होगा फलाने का मालवा अभियान, सुनते हो जैसे इनका दक्षिण अभियान, उनका फलाना अभियान, तो मालवा इसका मतलब आज का नहीं, जो बहुत पहले का है। ठीक, अब देखो इस अरावली के, अगर ये अरावली ऐसे है, एक चीज और समझ लेना, कथन कारण वाला ये लॉजिक का सवाल। अगर मान लो अरावली ये ऐसे है, अगर ये मान लो ऐसे होता तो क्या होता? इस ऐसे है तो क्या नुकसान है? अब ऐसे समझो, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अरावली ये कैसा है, यहां पर ऐसे समझो, अरावली ऐसे है, मैप पर ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम 100% कंसंट्रेशन। तुम लोग मानोगे नहीं, बाकी कितने, अब हम क्या कहें, भी कुछ कैमरा चल रहा है, नहीं भी कुछ मुंह से निकल जाता, मतलब 1000 बार उल्टे लटक जाओ, लेकिन मानेंगे नहीं, मोबाइल जरूर चलेगा क्लास में। अब सबको मालूम है, हम किसी को एक को नहीं करें, लेकिन मानेंगे नहीं। लग रहा है कि अगर यही काम करना है तो बहुत सारे घर बैठे करो, काहे के लिए यहाँ क्लास में आते हो? इतना जर लग रहा है कि हमारे मोबाइल बिना हमारे लग रहा दुनिया रुकी पड़ी है। ठीक, ये अरावली है। अब सुनो, अगर जैसे आपने एक सुना होगा कि ये जो मानसूनी हवाएं होती, जब ये इक्वेटर को पार करती हैं, और इक्वेटर को पार करने के बाद पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये तुरंत दाहिने मुड़ जाती। सुना था? दाहिने मुड़ेंगे तो यहां पर इसका पश्चिमी घाट पड़ता है, तो ये पश्चिमी घाट से टकराती हैं, तो पश्चिमी घाट में यहां जम के धुलाई करती, जिसके बारे में पहले बताया जा चुका। यही हवाएं जब ये जाती हैं तो कहां बहती हैं? ऐसे बहती हैं। तो यहां पर क्या है, ये जैसे हवाएं चल रही वैसे अरावली है, यानी अरावली इन मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ता है, इसीलिए इसे रोकता नहीं, और जब रुकती नहीं तो बरसात होती नहीं, इसीलिए जो पूरा का पूरा डेजर्ट है। बात समझ में आई? जैसे तुम डिवाइडर के पैरेलल बाइक चलाओ, कभी टक्कर होगी? नहीं होगी, जब तक तुम्हारा और डिवाइडर का 90 डिग्री का कोण नहीं बचेगा, यानी कुछ तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। यानी पहली बात तो राजस्थान और इस पूरे एरिया में डेजर्ट का मेन कारण ये अरावली का मानसूनी हवाओं के समानांतर होना, और दूसरा इसकी इतनी ऊंचाई भी नहीं है कि इसको रोक सके। अगर मान लो अरावली ऐसा होता तो राजस्थान में डेजर्ट नहीं होता, क्योंकि यही हवाएं, अब सुनो आगे चल के, जब ये अरावली हवा, ये मानसूनी हवाएं इस अरावली को तो पार कर गई, तब बरसात नहीं कराई गई। वही हवाएं, वही ह्यूमिडिटी, सब कुछ वही, जब ये आगे पहुंची, हिमालय से ये टकराई,
तो आप सुन रहे हो कभी उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, कभी जम्मू में बाढ़ आ गई, कभी हिमाचल में बाढ़ आ गई, तो कभी ये सब देख रहे हो, कभी बादल फट गया। तो यही हवाएं जब ये हिमालय से टकराती हैं तो हिमालय को पार नहीं कर पाती, क्योंकि हिमालय की औकात बहुत ज्यादा है, यानी ऊंचाई ज्यादा है, और ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से ये हवाएं जब हिमालय के सहारे ऊपर उठती हैं तो ठंडी होती, और ठंडी होती जी भर के बरसात कराती, जिसका नतीजा नदियों के रूप में देख रहे हो आज के। तो बात समझ में आई? यानी अगर ये अरावली ऐसा होता और ऊंचाई ठीक ठाक होती तो राजस्थान भी यूपी बिहार जैसा होता, मतलब हरियाली भरपूर होती। बात समझ में आई? तीनी अरावली हवाओं, अरावली पर्वत का इस दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के समानांतर पाए जाने के कारण ये हवाएं अरावली नहीं रोक पाता, जिसलिए इस एरिया में तो वैसे चली जाती, पास करती, और जब ये हिमालय से टकराती तब ये बरसात कराती, इसीलिए इसकी बरसात नहीं होती। लॉजिक समझ में आ गया? कोई समस्या? ऊंचाई इसकी पता लग गई, हाईएस्ट चोटी कहाँ कहाँ ये पता लग गया, रायसीना पता लग गया। अब इससे कुछ नदियां निकलती, उनका नाम लिख लो। हल्दी घाटी की बात बता ही दी। अच्छा, अब इसकी अगर हम लोग नदियों में बात करोगे तो अगर अपने अपने एटलस बार बार कह रहे हैं, अभी कल परसों नरसों 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास और होगी, एटलस लेके आना। और ठीक, तो इसमें देखो यहां पर जो नदियां निकल रही हैं उनमें एक नदी देखो लिखा होगा लूनी, जरा देखो। कोई अजमेर गए हो? अजमेर में आना सागर ताल देखा, जिसका वो पृथ्वीराज चौहान और ख्वाजा गरीब नवाज के बीच में कुछ हिस्टोरी कहानी भी सुनी होगी। तो ये लूनी नदी जो है उसी के अगल बगल से निकलती है, और कहां जाके खत्म होती है इसमें, इधर देखो किधर जा रही लूनी। लूनी नदी जा कहां रही पहले देखो, कहां आई? रन ऑफ कच्छ में आई, इधर ही तो आ रही रन ऑफ कच्छ में, उधर ही जा रही ना। अरे भाई देखो तो जा रही कि नहीं जा रही, हमारे यहां में आना मिलाओ, जा रही। एक तो ये निकल किससे रही? अरावली से। अच्छा, अगली नदी देखो साबरमती निकल रही कि इससे नहीं निकल रही? साबरमती ऐसे आ रही होगी ऊपर से और नीचे की ओर खंभात की खाड़ी में गिर रही होगी। देख के बताओ हमें, निकल रही? मिली कि ना मिली? मिल गई। इसी साबरमती के किनारे अहमदाबाद लिखा होगा, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। उसी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है, और अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मानचेस्टर। मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि टेक्सटाइल के मामले में। वैसे असली में मानचेस्टर कहां है? इंग्लैंड में। जो मानचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में है, जिसे हम लोग यूके बोलते हो, वो कई सारे मिल के बनते हैं। तो मानचेस्टर असली कहीं और है। हम लोग वो मानचेस्टर किस लिए फेमस है पूरी दुनिया में? टेक्सटाइल के लिए। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे हम लोग बोलते हैं जौनपुर को सिराजे हिंद, सिराज असली कहां है? इराक में, ईरान में। और जौनपुर को सिराजे हिंद, यानी सिराज जैसी उसकी खूबी रही हो। या बोलते हैं जैसे जमशेदपुर को बोलते भारत का पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग असली में कहां है? यूएसए में। किस लिए खूबी उसकी है पिट्सबर्ग की? स्टील के मामले में, और जमशेदपुर को भारत का है। इसी तरीके से टेक्सटाइल के मामले में दुनिया में कौन फेमस सबसे पहले हुआ? मानचेस्टर। वो कहां है? और भारत में मानचेस्टर किसको कहते हैं? क्यों, किस लिए कहते हैं? टेक्सटाइल के मामले में। जैसे कोई आदमी हो, वो मोटा आदमी देख लो या दुबला आदमी देख लो, दुबला होगा वो कहेंगे देखो बिल्कुल एकदम एकदम कंकाल, मोटा आदमी देख लेंगे देखो कितना वो अजीब के, उसे कंपेयर करते रहते, या कभी कोई अजीब अजीब किस्म के हम लोग ना एक दूसरे को उपाधि देते रहते हैं। तो कहने का मतलब जैसे उसके दिखता है उस तरीके से बोल देते हैं। तो मानचेस्टर असली में कहां है? कहां है? और ये भारत वाला अहमदाबाद। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में देखो यहां से एक नदी और निकलती दिख रही है और पूरब की ओर चंबल में जाके मिलती होगी, उस नदी का नाम है बनास। नहीं बनास नहीं, बनास और मेवाड़, दो छोटी छोटी धाराएं दिख रही होंगी। देखो मेवाड़ भी तो दिख रही होगी। अरे यार यो कहाँ, बनास इधर देखो चंबल में आ रही है। चंबल कहाँ गई? ये देखो ये बनास है,
अब बनास में देखो ये क्या है, एक मेवाड़ भी दिख रही होगी कहीं। ये है तो इसके ऊपर ये मोरल है। नहीं मोरल नहीं, मेवाड़ भी आगे चल के देखो कहीं न कहीं एक धारा और होगी। ठीक है, यहीं पर पतली सी धारा और है, तो देखना वो मिल गए, बनास मिली। और यू क्या है, मिल गई ना, बनास मिली। तो बनास किसमें जाके मिल रही थी, किसमें मिल रही थी, बनास किसमें मिल रही, चंबल में। और चंबल किसमें मिल रही, यमुना में। यमुना किसमें मिल रही, गंगा में। बात समझ में आई। तो अरावली से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन बोलो। यानी सबसे ऊंची चोटी पता लग गई, रायसीना हिल्स पता लग गया, हल्दी घाटी पता लग गया, रिवर पता लग गई, माउंट आबू पता लग गया। ठीक, इससे जुड़े हुए और यहां पर डेजर्ट होने का कारण भी पता लग गया। ठीक है, अब हम लोग इससे हटके आते हैं किस पर, इन दोनों पर। ठीक, विंध्याचल और सतपुड़ा पर। जरा देखो, सुनो गौर से। अब यहां पर आ जाओ, बात ना करो भाई। अगर आपको बातें करनी हो तो फिर एक बार 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 वही बात कहना पड़ती है। चलो इसको अब हम देते हटा, क्योंकि इसकी यहां पर जरूरत अब नहीं है। हम इसे फिर से बना देते हैं अरावली। ये रहा, और अभी किसको पढ़ रहे थे, ये था। अब सुनो, देखो, अरे भाई इधर आ जाओ, उधर ना देखो। देखो अब अगर आप विंध्याचल को देखोगे तो ये वाला जो है वो आपका माउंटेन कौन सा है, विंध्याचल है। इसे बल्कि थोड़ा और आगे खींच दो यहां तक। ठीक, दो तीन खूबी जरा सुन लो पहले। अगर इस मैप को ध्यान से देखोगे, पढ़ने के हिसाब से, टाइम पास के हिसाब से नहीं, तो विंध्याचल आपके इस मैप में आपको ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल भारत के बीचों बीच में है। अगर पूरा मैप देखोगे, अगर विंध्याचल ये है और पूरा मैप, तो यहां से अगर कश्मीर से बना दोगे तो पूरा ये हो जाएगा ना, आपको लगेगा ये बीचों बीच में है, इन मध्य में है। दूसरा, अगर आप ये देखोगे कि विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं, जरा गौर करके देखो, बह रही, विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी एक दूसरे के पैरेलल बह रही। तीसरी बात, एक चीज और देखो, कर्क रेखा भी तो पैरेलल इसके दिख रही है, दिख रही। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कौन सा पर्वत कर्क रेखा के समानांतर स्थित है, उसमें लिखा होगा कि विंध्याचल कर्क रेखा के समानांतर है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार झारखंड में है, दंडकारण्य पठार का अधिकांश भाग तेलंगाना में है, या छत्तीसगढ़ में, कुछ भी लिख देंगे, और लिख देंगे साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है। अब उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 1 2 3 सही, सभी सही। हमने जो बोला इसमें, इस पर ना जाओ, इसमें क्या सही है, कहने का मतलब इसी को इस फॉर्मेट पर सवाल का बन जाता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों के समानांतर है, दोनों के बीच में ही बह रही। कर्क रेखा के भी ये समानांतर पड़ रहा है विंध्याचल, भारत को 2 बराबर भागों में भी बांट रहा है। ठीक है, यानी भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाला माउंटेन विंध्याचल, भारत के मध्य में स्थित माउंटेन विंध्याचल, नर्मदा नदी के पैरेलल बहने वाला विंध्याचल। ठीक है, आप सुनो, तो विंध्याचल की भी अगर आप कंपेयर करोगे हिमालय से, तो ये भी हिमालय के मुकाबले पुराना है। और नए और पुराने पहाड़ की खूबी जान लो, जो ज्यादा ऊंचा दिखे समझ लो यही नया, जो जितना घिसा पीटा दिखे समझ लो उतने जो पुराना। ठीक, अच्छा,
अब अगर विंध्याचल को देखोगे अपने अपने एटलस में, तो ये भी आपको हिमालय की तरह बिल्कुल एकदम कंटिन्यू नहीं दिख रहा है। कहीं पर देखो गैप भी दिख रहे होंगे, बीच बीच में दिख रहे हैं, कहीं है तो कहीं गायब भी दिख रहा होगा। यानी एक तरीके से अगर आप देखोगे यहां से, यानी पश्चिम में लगभग इसका बॉर्डर मध्य प्रदेश से, अगर हम यहां से पश्चिम, यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्से को ले लें और वहां से लेके ये लगभग बिहार तक, लगभग ये लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई में कहीं है कहीं गायब, कहीं है कहीं गायब, ऐसे चलेगा। यानी आप पुराना जो पहला मैप बना होगा इसको देखो यहां से, यानी पेन लाओ, लिखना नहीं है। जैसे ये तो सतपुड़ा है और इसके पैरेलल तुरंत विंध्याचल, तो आप इसे, और एमपी का जो पश्चिमी बॉर्डर ये है, तो आप यहाँ पर इसे समझ लो, यो यहाँ से अब कहाँ तक चला आएगा। यहाँ देखो लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा राजमहल हिल, लिखा है ये राजमहल हिल, ये लिखा हुआ है, ये समझ लो ऐसे। और कैसे, ये तो ऐसे हो गया। अब इसके ये विंध्याचल है और एक वाला ये उंगली सतपुड़ा और ये उंगली विंध्याचल, ये ऐसे समझ, ये लगभग 1100 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक, मिल गया। अच्छा अब सुनो, यानी यहां से लेके और यहां तक, जहां तक देखोगे बिहार में लिखा होगा राजमहल हिल्स, ये लगभग सब ऐसे बीच में कहीं है कहीं नहीं है। अच्छा इसको देखो एक बार और गौर करके, इसका अगर उत्तरी ढलान जो देखोगे, इसके उत्तरी ढलान के ऊपर कई सारे पठार दिखाई दे रहे होंगे, बुंदेलखंड, बघेलखंड, भांडेर, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू, ये सब देखो लिख रहे हैं नहीं लिखे हैं? मिले? अरे भाई ये विंध्याचल है, विंध्याचल है, इसके उत्तर में कौन सा है जो, क्या लिखा है? मालवा। इधर आओ, इधर देखो, ये क्या है? विंध्याचल है। ये ऊपर वाला क्या है? यहाँ बुंदेलखंड। आगे यहाँ आओगे तो क्या दिखेगा? ये यहाँ पर देखो बघेलखंड भी लिखा है इसके दाएं बाएं। यानी सुनो, वापस आते, इसके अगर हम लोग उत्तर में यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? मालवा प्लेट्यू। यहां आएंगे, मालवा प्लेट्यू से सटा हुआ एक और प्लेट्यू है, उसका क्या नाम है? बुंदेलखंड। ठीक है, अब बुंदेलखंड ये हुआ, मालवा प्लेट्यू ये हुआ। मालवा प्लेट्यू की मिट्टी कैसी थी? काली। बुंदेलखंड पर मिट्टी कैसी दिखाई दे रही? लाल। बुंदेलखंड पठार का मतलब झांसी, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, ये पूरा का एरिया जो है, ये अगर कभी आप इन जिलों में गए हो या कभी जाने का मौका मिले तो खेतों के अगल बगल झांक के देख लेना, ट्रेन से, बस से, आपको खेतों के कलर ठीक वैसे दिखाई देंगे जैसे लाल किले में पत्थर लगे हुए, यानी खेतों का कलर लाल दिखाई देगा। तो विंध्याचल का कलर देखोगे, उसका भी मोस्टली कलर आपको लालिया। लखनऊ कभी गए हो? अब मायावती के द्वारा पार्क जो बनवाए गए, मुख्यमंत्री जब थी मायावती, तो उन्होंने जो पार्क बनवाए थे, अंबेडकर पार्क और ये तमाम तरीके के वहां बने हुए हैं, तो उनमें जो बाहर से, यानी जो उनमें पत्थर लगा हुआ है, वो सारा का सारा लाल पत्थर लगा हो सकता, बहुत लोगों ने देखा हो। या लाल किला तो देखा ही होगा, फोटो में देखा होगा। ठीक, ठीक है। तो कहने का मतलब विंध्याचल वाले एरिया में अगर यहाँ पर देखेंगे, मैक्सिमम इसका पत्थरों का कलर कैसा दिखेगा? पहाड़ का लाल। यहाँ जो प्लेट्यू दिखेगा बुंदेलखंड, कैसा होगा? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग नदियों की बात करें तो देखो एक नदी दिख रही होगी, चंबल, पार्वती, चंबल, छिपरा, उसके बाद पार्वती, उसके बाद आपने देखा होगा सोन, बेतवा, केन, बेलन, मंदाकिनी, ढेर सारी नदियां बहती हैं। जब अगली बार नदियां पढ़ोगे तो ये सब गंगा में आके मिलती हैं। सुनो, तो विंध्याचल, यहां से अगर आप लिखवा भी देंगे, अभी 2 मिनट रुक जाओ, तो विंध्याचल से निकलने वाली नदियों में चंबल, कौन? छिपरा, फिर पार्वती, फिर बेतवा, फिर केन, फिर टोन्स, फिर रिहंद, फिर मंदाकिनी, फिर बेलन, ये नदियां हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी नदियां विंध्याचल, मान लो यो हमारे उंगलियों को समझो ऐसे, यो विंध्याचल है, इसका ये उत्तरी ढलान है, यानी गंगा की तरफ, इधर ढलान दक्षिण की ओर है। तो इधर से जितनी नदियां बह रही वो सब उतर के नीचे आ रही और नीचे आ रहे हैं, और ये है गंगा।
तो ये सब कहीं न कहीं गंगा में या तो डायरेक्ट मिल रही या फिर इनडायरेक्टली गंगा में मिल रही। और इनडायरेक्टली मिलने का मतलब पहले किसी और में मिली फिर जाके वो गंगा में मिली। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? इसको यहीं पर रोकते, कल इसे पूरा करके लिखवा भी देंगे, रीजनिंग की क्लास करो। और हाँ, कल इसे जो चीजें अरावली सतपुड़ा विंध्याचल, इसे 15 से 20 मिनट की शुरुआत की क्लास में इसे पूरा भी हो जाएगा और इसके जितने फैक्ट हैं सब आपको कॉपी में नोट भी करा देंगे। ठीक है, और ये वीडियो टुकड़ों में रहेगा क्योंकि वो बार बार मोबाइल बंद हो गया, वरना इसको टुकड़ों में जैसा है वैसे इसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगली रीजनिंग की क्लास करिए।